मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला जो पार्ट था उसमें हमने देख लिया था मानव जो परिसंचरण तंत्र था, रक्त परिसंचरण तंत्र, और उससे संबंधित रोगों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक चालू करते हैं, नया पार्ट चालू करते हैं, वो है मानव का पाचन तंत्र। नया जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़िए क्या, मानव का पाचन तंत्र। 8 नंबर का मानव का पाचन तंत्र। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पाचन तंत्र है वो क्या होता है। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पाचन तंत्र क्या होता है कि वह तंत्र जो हमारे जटिल अणुओं को या बड़े अणुओं को सरल एवं अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। कि वह तंत्र जो बड़े अणुओं को छोटे और अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ता है, उसके लिए उसे एंजाइम भी होते हैं। तो ये ऐसे भी कह सकते हो कि वह तंत्र जो एंजाइमों की सहायता से, वह तंत्र जो एंजाइमों की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं को अवशोषण योग्य सरल व छोटे अणुओं में तोड़ता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। ये तो क्या हुई पाचन तंत्र की परिभाषा। सीधी ये भी कह सकते हैं कि वह तंत्र जो बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। इसकी परिभाषा अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह तंत्र जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। और सहायता से, किसकी सहायता से करेगा ये? एंजाइमों की सहायता से। किसकी सहायता से करेगा ये? एंजाइमों की सहायता से। एंजाइमों की सहायता से कि वह तंत्र है जो एंजाइमों की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं को या जटिल अणुओं को अवशोषण योग्य सरल अणुओं में तोड़ता है या तोड़ने का कार्य करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब ये देखें कि जो पाचन तंत्र है उसका निर्माण किससे होता है। तो पाचन तंत्र का जो निर्माण है वो होता है किससे? आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से। तो ये लिख सकते हैं इसका निर्माण, इसका पाचन तंत्र का, इसका निर्माण आहार नाल व पाचक ग्रंथियों से होता है। मतलब इसका निर्माण जो है हमारा वो किससे हो रहा है? आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से। दो शब्द आए हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसका निर्माण हो रहा है आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से। किससे हो रहा है? आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से हो रहा है। अब हम देखें कि जो हमारी आहार नाल के बारे में पढ़े, किसके बारे में पढ़े? हम आहार नाल के बारे में पढ़े। आहार नाल, तो जो ये आहार नाल है, मनुष्य की जो आहार नाल है, इसी में पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया कहां पर होती है? आहार नाल में होती है। आहार नाल में पाचन की क्रिया होती है। जो मानव की पाचन की क्रिया है वो कहां पर संपन्न होती है? आहार नाल में ही संपन्न होती है। पाचन की क्रिया कहां संपन्न होती है?
आहार नाल में ही संपन्न होती है। फिर हम देखें कि ये जो आहार नाल है मानव की, वो क्या होती है, मुख से लेकर गुदाद्वार, मुख से लेकर गुदाद्वार तक फैली होती है, फैली होती है। ये जो आहार नाल है वो कहां से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है, गुदाद्वार पर जाकर क्या होती है, समाप्त होती है। मुख से प्रारंभ होकर गुदाद्वार तक ये फैली हुई होती है, मुख से प्रारंभ होती है और गुदाद्वार तक ये फैली हुई होती है। अगर हम इसके बारे में देखें तो अगर हम इसकी लंबाई के बारे में देखें तो देखो आहार नाल की जो लंबाई है वो अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटी आहार नाल होती है वो होती है मांसाहारियों की। किसकी होती है, मांसाहारियों की आहार नाल सबसे छोटी होती है, क्योंकि मांस में जो पदार्थ होता है उसे पचाने के लिए जो समय होता है वो कम चाहिए, कम समय और कम क्षेत्रफल में उसका पाचन हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें शाकाहारियों की, किसकी करें, शाकाहारियों की, तो जो शाकाहारी होते हैं, किसकी बात करें हम, शाकाहारी, तो शाकाहारी जो शाक खाते हैं, क्या खाते हैं, शाक, उस शाक में ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सेलुलोज, उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सेलुलोज। और इस सेलुलोज के पाचन के लिए, इस सेलुलोज के पाचन के लिए क्या चाहिए, अधिक समय चाहिए, अधिक समय व अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, अधिक समय व अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसलिए शाकाहारियों की आहार नाल होती है वो ज्यादा लंबी होती है। तो जो मानव है, हम मानव की आहार नाल के बारे में देखा है, तो मानव की आहार नाल के बारे में अगर हम पढ़ें तो मांसाहारियों से तो बड़ी और शाकाहारियों से क्या होती है, छोटी। मानव की आहार नाल है वो मांसाहारियों से तो बड़ी होती है और शाकाहारियों से छोटी होती है। तो ये लाइन लिख सकते हो कि मानव की आहार नाल, मानव की आहार नाल लिख लेना, या लिखने की बात मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख लो, मानव की आहार नाल मांसाहारियों से बड़ी व शाकाहारियों से छोटी होती है, मांसाहारियों से बड़ी व शाकाहारियों से छोटी होती है। आगे ये लिख सकते हो, कारण पूछ ले कि शाकाहारियों की आहार नाल लंबी क्यों होती है, तो आप लिख सकते हो अलग लाइन में, शाकाहारियों के भोजन में, शाकाहारियों के भोजन में सेलुलोज की मात्रा, शाकाहारियों के भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, शाकाहारियों के भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। अतः इसके पाचन में, अतः इसके पाचन में अधिक समय व अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, अतः इसके पाचन में अधिक समय अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसलिए शाकाहारियों की आहार नाल सबसे लंबी होती है, इसलिए शाकाहारियों की आहार नाल सबसे लंबी होती है। अब अगर हम देखें कि जो आहार नाल हम पढ़ रहे हैं उस आहार नाल की लंबाई की बात करें, किसकी बात करें, लंबाई की बात करें, तो लंबाई की बात में देखना कि अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की में 4 से 5 मीटर लंबी दे रखी है आहार नाल, और मृत्यु के बाद में शिथिल होने पर 7 से 8 मीटर दे रखी है। कुछ किताबों में अलग अलग दे रखी है, इसलिए ये लंबाई वाला जो है वो कंफ्यूजन वाला ही है। तो आप इसको वैसे लिख लें कि लगभग, कैसे लिखना, मतलब करेक्ट नहीं है, लगभग। तो माना आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई लगभग 10 से 12 मीटर होती है,
लगभग 10 से 12 मीटर होती है। क्या नाल की लंबाई है वो लगभग कितनी बताई गई है? 10 से 12 मीटर। अब हम देखते हैं आहार नाल के विभिन्न भाग। क्या देखते हैं? आहार नाल के विभिन्न भाग। तो आहार नाल के विभिन्न भाग में चित्र बनाकर चित्र में दर्शा देते हैं, जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए और स्पष्ट आप समझ जाओ। फिर हम एक एक का क्या करते हैं? वर्णन करेंगे। आहार नाल के विभिन्न भाग, या ऐसे लिख सकते हो कि आहार नाल में निम्न भाग पाए जाते हैं। जो आहार नाल है उसमें निम्न भाग पाए जाते हैं, वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। देखना देखिए कहाँ तक दिख रहा है बोर्ड में, नीचे वाला दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। नीचे दिख नहीं रहा है चित्र, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ आपको। ये नीचे वाला चित्र आपको यहाँ तक दिख नहीं रहा है।
ये आहार नाल है हमारी। तो आहार नाल में हम सबसे पहले देखें तो ये क्या है, मुख, फिर मुख गुहा, देखना इसको कहेंगे हम क्या, मुख। यहाँ पर ये क्या आ गई, मुख गुहा। फिर ये क्या है यहाँ पर, ग्रसनी, फिर कृषिका, फिर ये आमाशय, फिर ये जो भाग है वो है ग्रहणी, ये है अग्नाशय, ये यकृत, ये पित्ताशय। फिर अगर ये देखें तो ये बड़ियात्र, और ये देखें तो क्षुद्रात्र या छोटी आंत्र। इसकी ये आरोही भुजा, ये अनुप्रस्थ भुजा, ये अवरोही भुजा, ये है गुदा द्वार, और ये है मलाशय, गुदा द्वार और मलाशय। ये हमारा चित्र है, ध्यान देना। वो नीचे दिख नहीं रहा है तो उसको देखना नीचे क्या लिखा है, एक तो गुदा द्वार है और एक मलाशय। यहाँ नीचे मैंने लिख दिया, एक तो गुदा द्वार और एक मलाशय। नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देना, नीचे मलाशय है और एक गुदा द्वार है। ये हमारी आहार नाल के जो प्रमुख भाग हैं वो दिखते हैं। ये ग्रहणी, इसका बाद ये है छोटी आंत का ही दूसरी आकार का है, ये आमाशय है, ग्रसिका, ग्रसनी, मुख गुहा, मुख, और यहाँ पर पाए जाएंगे ये क्या है, नासा गुहा। तो देखें तो ये नासा गुहा और ग्रसनी उभयनिष्ठ मार्ग है जो आगे जाकर एक ही जगह पर ग्रसनी में खोलते हैं। तो ये हमारा पाचन तंत्र का हुआ चित्र है। तो अब हम आहार नाल के अगर भाग देखें तो ये बना ले एक बार आप चित्र है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो हमारी आहार नाल है वो कौन कौन से भाग हैं और उनमें से हम किस किस का स्पष्ट रूप से वर्णन देखेंगे, वो देखते हैं। तो ये बना लिया चित्र, तो अब आगे देखते हैं आहार नाल के भागों के बारे में। आहार नाल में कौन कौन से अंग पाए जा रहे हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां जो चित्र में हैं वही देखेंगे, और ग्रंथियां के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखेंगे हम आहार नाल और उसके अंग और पाचक ग्रंथियां। यहाँ लिख रहा हूं आहार नाल। आहार नाल की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो आहार नाल में पाए जाने वाले अंग, और एक तरफ बात करें तो क्या है, पाचक ग्रंथियां। एक तरफ तो क्या है, अंग है आहार नाल के, और एक तरफ क्या है, पाचक ग्रंथियां। तो अंग देखें अगर हम आहार नाल के अंगों के बारे में अगर देखें तो अंगों में अभी हमने देखा सबसे पहले मुख गुहा, दूसरा देखा क्या, ग्रसनी, तीसरा देखा क्या, ग्रसिका, फिर देखा क्या, आमाशय, फिर क्या देखा, छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, और अंतिम क्या था, गुदा द्वार। ये जो है हमारे आहार नाल के क्या है, अंग है। क्या है, अंग हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ग्रसनी, ग्रसिका, गुदा द्वार, मलाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारे हमारी आहार नाल के भाग हैं। एक और है आहार नाल में अपेंडिक्स, जिसे हम कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं।
क्या, अपेंडिक्स, ये भी आहार नाल का ही भाग है। फिर उसके बाद में अगर हम पाचक ग्रंथियों की बात करें तो पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी आती हैं, लार ग्रंथि, फिर अग्नाशय में कौन सी, सोयामाशय में जठर ग्रंथियां, और फिर एक आता है कौन, यकृत। हरी कौन कौन आ रहे हैं, जठर ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, बोनर ग्रंथि, एक बोनर ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि और है, बोनर ग्रंथि, और एक और है कौन सी, अग्नाशय। इन ग्रंथियों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आहारनाल के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पाचन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसके जो ये भाग हैं उनके बारे में डिटेल से देखते हैं कि इसकी जो मुख्य गुहा है, पहले तो मुख देखेंगे, मुख क्या होता है, फिर हम मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। तो इन चीजों के बारे में ये सभी ऐसे कैसे उतार लें आप, फिर आगे हम देखते हैं आहारनाल के विभिन्न भागों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से आहारनाल के विभिन्न भाग हैं वो कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट डाल लेना लिखते ही, पहला पॉइंट है मुख्य, मुख्य गुहा डाल लेना, मुख्य गुहा। अब पहले देखना, इसमें पहले समझना, फिर लिख लेंगे बाद में। यहाँ तक लिख लिया, कॉपी अपनी बंद रखें और पहले समझें कि हमारा मुख क्या होता है, मुख गुहा कैसी होती है, उन चीजों के बारे में आप डिटेल से जानकारी लें। देखो क्या बात कर रहे हैं हम किसकी, मुख्य गुहा की। किसकी बात कर रहे हैं, पहला टॉपिक है हमारा कौन सा, मुख्य गुहा। तो ध्यान देना, हमारा जो मुख है वो मुख गुहा में जाकर खुलता है। हमारा जो मुख है वो किस में जाकर खुलता है, मुख्य गुहा में खुलता है। तो ये चीज आप सबको पता है कि हमारा जो मुख है उसमें क्या होता है, ये जो मुख है वो आगे जाकर किस में खुलेगा, मुख्य गुहा में खुलेगा। तो यहाँ ध्यान देना, हमारा जो ये मुख है वो दो ओष्ठों से घिरा होता है। हमारा जो मुख है वो दरार नुमा होता है, एक अनुप्रस्थ दरार। हमारा मुख की संरचना कैसी होती है, एक अनुप्रस्थ दरार के समान होती है, जो दो होठों से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है, होठों से घिरा रहता है। और ये मुख जाकर खुलता किसमें है, मुख्य गुहा में। किसमें खुलता है, मुख्य गुहा में खुलता है। किसमें खुलता है, मुख्य गुहा में। अब हम बात करें कि हमारा मुख है वो एक दरार नुमा संरचना है जो होठों से घिरी हुई होती है, मुख गुहा में जाकर खुलती है। हमारा पॉइंट मुख गुहा है। मुख के बारे में समझ लीजिए कि मुख क्या है, एक दरार नुमा संरचना, एक अनुप्रस्थ दरार होती है जो होठों से घिरी हुई होती है। नोट यहाँ पर मुख्य चीज है कि हमारे जो होठ होते हैं उन पर पसीना ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, कि हमारे जो होठ होते हैं उन पर क्या नहीं होती हैं, पसीना ग्रंथियां नहीं पाई जाती। हमारे होठों पर कभी भी पसीना नहीं आता है, पसीना ग्रंथियां हमारे होठों पर नहीं पाई जाती। अब हम आगे बात करें तो अब मुख गुहा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मुख गुहा की बात करते हैं। तो हमारी मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, तो मुख गुहा में अगर हम बात करें तो ये मुख गुहा जो है हमारी, उसमें एक तो पाए जाते हैं क्या, दांत, और एक क्या पाई जाती है, जीभ। एक तो क्या पाए जाते हैं, दांत, और दूसरी जो संरचना है वो पाई जाती है क्या, जीभ। तो अगर हम मुख गुहा की बात करें, मुख गुहा की जो छत होती है, मुख गुहा की जो छत ऊपर वाली ये जो संरचना या छत, इसको बोलते हैं क्या, तालु। क्या कहते हैं इसको, तालु कहते हैं। मुख गुहा की छत को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इस मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, तो मुख गुहा में मैंने अभी कहा कि एक तो क्या पाए जाते हैं, मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। और एक मुख गुहा में क्या पाई जाती है, एक मांसल जीभ पाई जाती है, जो पीछे की ओर फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। पीछे की ओर किससे जुड़ी होती है, फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। और ये मांसल जीभ होती है जो पार्श्व की नहीं होती इसमें। अब हम देखें कि दांतों के बारे में देखें, किसके बारे में देखें, दांतों के बारे में देखें। तो दांतों के बारे में अगर हम सामान्य जानकारी देखें तो जो मनुष्य के दांत जो होते हैं, मनुष्य के
जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो होते हैं द्विबार दंती। मनुष्य के दांतों की विशेषता देखो, नंबर 1 विशेषता है द्विबार दंती, द्विबार दंती। दूसरी विशेषता है ग्रत दंती, ग्रत दंती। तीसरी विशेषता है विषम दंती। ये मनुष्य के दांतों की 3 मुख्य विशेषताएं हैं कि मनुष्य के दांत हैं वो द्विबार दंती होते हैं, ग्रत दंती होते हैं और कैसे होते हैं? विषम दंती होते हैं। द्विबार दंती, ग्रत दंती और विषम दंती। अब अगर हम इनके बारे में समझें, द्विबार दंती का मतलब होता है कि मनुष्य में जो दांत हैं वो जीवन में कितनी बार आते हैं? जीवन में 2 बार आते हैं। जीवन में 2 बार आते हैं या 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। पहली बार जो दांत निकलते हैं मनुष्य में, वो जो दांत हैं वो कैसे होते हैं? वो दांत होते हैं दूधिये दांत या अस्थायी दांत। जो प्रथम बार दांत आते हैं, पहली बार प्रथम बार आए दांतों को क्या बोलते हैं? दूध के दांत या अस्थायी दांत। प्रथम बार जो दांत निकलते हैं उन्हें बोलते हैं दूध के दांत या अस्थायी दांत। और अगर हम इन दांतों की संख्या देखें तो इन दांतों की संख्या होती है 20। इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगर हम बात करें इन दांतों की, तो इन जो दांत होते हैं इन दांतों में जो संख्या बताई गई है वो संख्या कितनी बताई गई है? 20 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 20 बताई गई है। और अब हम देखें इनमें, तो इनमें जो प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। कौन से? प्रीमोलर, मतलब अग्र च्वर्णक। कौन से दांत? अग्र च्वर्णक जो दांत हैं वो किसमें? शिशु में जो पहली बार दांत आते हैं उनमें ये दांत नहीं आते हैं, अग्र च्वर्णक दांत नहीं आते। फिर दूसरी बार जो दांत निकलते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम स्थायी दांत कहते हैं। उन्हें बोलते हैं स्थायी दांत। और इन जो स्थायी दांत हैं उन जो दांतों के बारे में हम देखें तो उन दांतों की संख्या बताई गई है कितनी? 32। लेकिन सामान्यतः ये रिकॉर्डेड संख्या है 32, वरना आज का जो मनुष्य है उनके जो जबड़े हैं ये छोटे हो गए हैं। पहले जो मनुष्य था उनके जबड़े लंबे आते थे, उनमें 32 दांत होते थे। आज लगभग सभी में इन दांतों की संख्या रह गई है कितनी? 28। लेकिन आपको तो ध्यान रखनी है कौन सी? 32। कौन सी रखनी है? 32। क्योंकि पूछा जाए कि मनुष्य में दांतों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 32। रिकॉर्डेड 32 ही माना गया है, 28 नहीं माना गया है। ये तो मैंने बताया कि लगभग ज्यादातर लोगों में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 28 होती है। लेकिन रिकॉर्डेड जो दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। मनुष्य में दांतों की संख्या होती है तो क्या बताइए? 32। अगर हम अब इनके बारे में देखें कि अगर ये शब्द देखें हम, इसका जो दंत सूत्र विषम दंती में आ जाएगा। ये विषम दंती का मतलब होता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले चाहे 20 दांत हो या ये 32 हो या 28 दांत हो, वो सभी दांत एक ही प्रकार के नहीं होते। सभी दांत जो मनुष्य में पाए जाते हैं वो क्या नहीं होते? एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। ये सारे दांत जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और मनुष्य में जो दांत बताए हैं वो कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के दांत बताए गए हैं। पहले आते हैं इंसाइजर, दूसरे आते हैं केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नंबर 1 पर आते हैं इंसाइजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। अगर हम इनको देखें तो कृतनक, फिर रदनक, इसको इंसाइजर को इंसाइजर, फिर ये क्या है? केनाइन, केनाइन, और इसको बोलते हैं क्या? प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं क्या? मोलर। ये दांत हैं 4 प्रकार के मनुष्य में पाए जाने वाले दांत। अगर हम इन्हें 4 प्रकार के दांतों के आधार पर मनुष्य का दंत सूत्र देखें, मनुष्य का क्या देखें? दंत सूत्र देखें, तो जो मनुष्य का दंत सूत्र होता है वो होता है 21
23/21 23 गुणा 2 बराबर 32। अभी बताएंगे कि ये किस प्रकार से होता है आपका 21/21 गुणा 2 बराबर 32 कैसे होता है। कई मैथ के जो विद्यार्थी हैं वो इनको ऐसे भी हल करते हैं, 21/23 से 21/23 घट गए 2 तो बराबर आंसर तो 2 आना चाहिए था, 32 कैसे आ रहा है। तो उसको हम देखेंगे कि ये जो धातु की संख्या है वो ऊपरी जबड़े में और ये नीचे के जबड़े में, आधे जबड़े में धातु की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आधे जबड़े के धातु की संख्या को दर्शाता है कि आधा जो जबड़ा है उसमें कितने दांत ऊपर है कितने दांत नीचे। तो पूरे जबड़े में क्या होगा? 2 से गुणा, तो गुणा होगा। तो यहाँ पर ये बताता है कि सबसे पहले जो इंसाइजर दांत हैं, इंसाइजर दांत हैं वो आधे जबड़े में कितने हैं? 2। तो पूरे जबड़े में ऊपर वाले में कितने हुए? 4, और 4 नीचे वाले में। टोटल इंसाइजर दांत कितने हुए? 8। टोटल इंसाइजर दांत कितने हो गए? 8 दांत हो गए। अगर हम कैनाइन की बात करें तो एक कितना है? 1 आधे में है, तो आधे में एक और होगा तो कितने हो गए? 2 ऊपर वाले में, 2 नीचे वाले में, तो कितने हो गए? 4। ये कितने हुए? 8। अगर हम इनकी बात करें प्रीमोलर की तो कितने? 2 2 4, तो दोनों 8 ये हो गए। अगर हम इनकी बात करें कितने? 3 और 3 6, तो कितने हो गए? 12। अगर हम ये बात करें तो देखो कितने हुए? 8 और 4 12, और 12 और 8 20, और 12 32। ये कुल दांत हमारे पास कितने हो गए? 32 दांत हो गए। कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। एक विशेषता ये रह गई हमारी ग्रतदंती। ग्रतदंती का मतलब होता है कि हमारे जो दांत हैं वो गड्ढों में, मसूड़ जो बोलते हैं उनको, उनमें धसे हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रतदंती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें ग्रतदंती भी कहते हैं। तो ये हमारे दांतों की विशेषता हुई। हम दांत की संरचना और इन दांतों की विशेषताओं को देखेंगे जो हमारा अगला वीडियो होगा उसके अंदर देखेंगे। आज इतनी हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की है, अब हम आगे डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे वाले पार्ट में। आज इतना ही। जय हिंद।